हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो यह मेरा वीडियो है वो आपको गुप्त साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। तो आइए, गुप्त साम्राज्य पे हम क्या कहते हैं कि इससे पहले भी 3-4 वीडियो बनाए हुए हैं जो कि आपको हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में गुप्त साम्राज्य नाम से ढूंढिएगा तो वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको क्या है कि गुप्त साम्राज्य में कुमारगुप्त या इन्हीं को महेंद्रादित्य कहा जाता है या इन्हीं को शकादित्य भी कहा जाता है, तो इन्हीं से संबंधित है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कुमारगुप्त को जानने से पहले गुप्त वंश के जो कुछ और प्रमुख शासक हुए उनका नाम हम जानते हैं। तो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो आपको कौन थे? श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त के जो उत्तराधिकारी हुए घटोत्कच हुए। घटोत्कच के बाद जो गुप्त वंश का राजा बना वो आपको चंद्रगुप्त प्रथम बना। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का जो शासक बना वो आपको समुद्रगुप्त बना। समुद्रगुप्त के बाद आपको यानी कि एक अभिलेख से पता चलता है कि रामगुप्त भी बना था, लेकिन रामगुप्त जो था एक कायर शासक था। उसके बाद उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वह आपको शासक बना था, और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो पुत्र था यह आपको कुमारगुप्त, यह आपको क्या हुआ था कि 415 ईस्वी में शासक बना और 455 ईस्वी तक शासन किया था। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको कुमारगुप्त प्रथम, और इसी ने क्या किया था कि महेंद्रादित्य और शकादित्य की उपाधि धारण किया था। तो यहाँ से आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे कि कुमारगुप्त प्रथम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आपको महेंद्रादित्य और शकादित्य यानी कि महेंद्रादित्य और शकादित्य की उपाधि जो था वो आपको कुमारगुप्त प्रथम ने धारण किया था। कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल कब से कब तक है? तो 415 से लेकर 455 ईस्वी, ठीक है, याद रखना है। तो ये जो कुमारगुप्त प्रथम थे ये आपको ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या था कि यह पुत्र था, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये जो कुमारगुप्त थे इनकी माता का नाम जो था वो आपको ध्रुव देवी था और इनके पिता जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय था। ये जो कुमारगुप्त है इनका शासनकाल सबसे ज्यादा जो था वो आपको शांति व सुव्यवस्था के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। यानी कि इनके शासनकाल में क्या हुआ था कि किसी भी प्रकार के युद्ध लड़े बिना ही क्या था कि आपको साम्राज्य का भी विस्तार हुआ। इसीलिए कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल को शांति व सुव्यवस्था का क्या कहा जाता है? प्रसिद्ध काल कहा जाता है। कुमारगुप्त प्रथम की जो राजधानी थी वो आपको पाटलिपुत्र थी, यानी कि गुप्त शासकों की राजधानी जो थी पाटलिपुत्र ही थी। लेकिन क्या था कि कुमारगुप्त प्रथम के जो पिता थे आपको चंद्रगुप्त द्वितीय, इसने क्या किया था कि पाटलिपुत्र के अलावा उज्जैनी को भी अपनी राजधानी बनाया था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि गुप्त वंश के कौन सा ऐसा शासक था जिसने क्या किया था कि पाटलिपुत्र के अलावे उज्जैनी को अपना राजधानी बनाया था, तो वह शासक था आपको चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि कुमारगुप्त प्रथम के पिता थे। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कुमारगुप्त प्रथम का राजधानी कहाँ था, तो पाटलिपुत्र, ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम ने क्या किया था कि आपको नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, और ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है प्राचीन काल में शिक्षा का क्या था? एक महान केंद्र हुआ करता था। तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है जिसे क्या कहा जाता है कि आपको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब हुआ, देखिए क्या कहा जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध, यानी कि बौद्ध धर्म की 2 शाखा थी, एक का नाम है हीनयान और एक का नाम है महायान। तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है यह आपको विशेष रूप से क्या था कि बौद्ध धर्म के महायान शाखा से क्या था? संबंधित था। तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है, तो इस नालंदा विश्वविद्यालय को जो ध्वस्त किया था वो आपको अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे उसी ने इसको क्या कर दिया था? ध्वस्त कर दिया था, ठीक है। यहाँ से आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। ये नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कहा जाता है? तो आपको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता है, यानी कि यह बौद्ध धर्म की महायान शाखा से विशेष रूप से संबंधित था। ये जो आपको कुमारगुप्त प्रथम है इनके जो राज्यपाल थे उनका नाम था बंधु वर्मा, ठीक है, याद रखना है कि कुमारगुप्त प्रथम के जो राज्यपाल थे उनका नाम क्या था? बंधु वर्मा। और बंधु वर्मा ने क्या किया था कि आपको मालवा में एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कुमारगुप्त प्रथम के राज्यपाल कौन थे, तो कुमारगुप्त प्रथम के जो राज्यपाल थे वो आपको बंधु वर्मा थे, और बंधु वर्मा ने क्या किया था कि मालवा में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। कुमारगुप्त प्रथम स्वयं जो थे वो आपको विष्णु के क्या थे? उपासक थे। क्या थे? उपासक थे, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना है कि कुमारगुप्त प्रथम जो थे वो किसके उपासक थे? तो वह आपको विष्णु के उपासक थे। और कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल सबसे ज्यादा है आपको किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसने क्या किया था कि सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे। आपको याद रखना है कि गुप्त शासकों में सबसे ज्यादा जो सिक्के जारी किए थे वो कौन जारी किए थे? कुमारगुप्त प्रथम। वो भी कैसा?
तो मयूर शैली में, मयूर शैली कहने का मतलब यह हुआ कि मोर के चित्र वाली जो सबसे अधिक मुद्रा जारी किया था वो आपको कौन जारी किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। यानी कि गुप्त काल का या गुप्त काल में सबसे ज्यादा सिक्के जारी करने वाले जो शासक है वो आपको कुमारगुप्त प्रथम हुए। इसके अलावा कुमारगुप्त प्रथम सर्वाधिक अभिलेख भी जारी किया था। यानी कि कुमारगुप्त प्रथम के जो अभिलेख है उसकी संख्या जो है 18 है, लेकिन 18 अभिलेख के बारे में हमें नहीं जानना है। कुछ ऐसे अभिलेख है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन अभिलेखों के बारे में जानना है। जैसे बिलसर अभिलेख जो कि आपको उत्तर प्रदेश से मिला, आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के एटा से आपको बिलसर अभिलेख मिले हैं। मंदसौर अभिलेख जो कि आपको मालवा से मिले हैं, और इसमें क्या है कि रेशम बुनकरों की जो श्रेणी है उसका क्या किया गया? उल्लेख किया गया। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि मंदसौर अभिलेख जो है ये आपको VVI है, एकदम 100% आप इसको बढ़िया से क्लियर रखिएगा कि मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? तो कुमारगुप्त प्रथम से। और ये कहां से मिला है? मालवा से। इसमें हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है। फिर आपको उदयगिरी अभिलेख। तो उदयगिरी अभिलेख से क्या होता है कि यह एक जैन अभिलेख है, यानी कि जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उस पार्श्वनाथ की मूर्ति को स्थापित करने संबंधी जो जानकारी है वो हमें उदयगिरी अभिलेख से मिलती है। तो देखिए कुमारगुप्त प्रथम के कौन कौन अभिलेख हम जाने? बिलसर अभिलेख जो कि हमें उत्तर प्रदेश से मिला है, मंदसौर अभिलेख मालवा से मिला है, उदयगिरी अभिलेख जिसमें क्या है कि आपको जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ उसकी मूर्ति को स्थापित करने संबंधी जानकारी मिलती है। फिर हम बात करते हैं आपको करम डंडा अभिलेख जो कि आपको फैजाबाद, कहां से मिला है? फैजाबाद से मिला है। ठीक है, याद रखना है, फैजाबाद उत्तर प्रदेश से। फिर है मनकुबर अभिलेख जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से मिला है। तो दोस्तों आइए इस टॉपिक को फिर से क्या करते हैं कि एक बार रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले कुमारगुप्त प्रथम। तो कुमारगुप्त प्रथम को कौन सी उपाधि दी गई थी? महेंद्रादित्य या शक्रादित्य की उपाधि। और इनका शासनकाल कब से कब तक है? तो 415 से 455 ईस्वी। कुमारगुप्त प्रथम की जो माता थी ध्रुव देवी और पिता जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य थे। कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल सबसे ज्यादा जो है वो आपको शास्त्रीय व्यवस्था हेतु जाना जाता है। कुमारगुप्त प्रथम के जो राज्यपाल थे वो आपको कौन थे? बंधु वर्मा, जिसने क्या किया था कि मालवा में आपको सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। और कुमारगुप्त प्रथम जो है अपने शासनकाल में सबसे ज्यादा इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की क्या की थी? स्थापना की थी। और नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में शिक्षा का महान केंद्र हुआ करता था। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि ये जो नालंदा विश्वविद्यालय इसकी स्थापना जो किया था वो आपको कुमारगुप्त प्रथम ने किया था, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो कुमारगुप्त प्रथम है इनके जो राज्यपाल थे वो कौन थे? बंधु वर्मा थे, जिन्होंने मालवा में सूर्य मंदिर का क्या किया था? निर्माण कराया था। और स्वयं ये जो कुमारगुप्त प्रथम थे वो आपको पिता की भांति ही क्या थे कि विष्णु के उपासक थे। और इसने क्या किया था कि आपको सर्वाधिक अभिलेख जारी किए थे। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि कुमारगुप्त प्रथम ने कितने प्रकार के अभिलेख जारी किए थे? तो 18। ठीक है, और सर्वाधिक सिक्के भी जारी किए थे। लेकिन कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में क्या हुआ था? एक विशेष प्रकार के सिक्के चले थे, वो भी उसका नाम था मयूर शैली। मयूर शैली कहने का मतलब हुआ कि मोर के फोटो वाली बोली या मोर के चित्र वाली जो मुद्रा थी वो चली थी। अब है कि कुमारगुप्त प्रथम के बहुत सारे अभिलेख है, लेकिन इनमें से हमें क्या करना है कि कुछ ही अभिलेखों के बारे में जानना है। जैसे बिलसर अभिलेख जो कि उत्तर प्रदेश से मिला है, मंदसौर अभिलेख जो कि बहुत VVI है, यह मालवा से मिला और इसमें रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है। उदयगिरी अभिलेख, इसके अलावा करम डंडा अभिलेख जो कि फैजाबाद उत्तर प्रदेश से मिला है, मनकुबर अभिलेख। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्कंदगुप्त का। तो देखिए कुमारगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी था वो स्कंदगुप्त था। और स्कंदगुप्त का जो शासनकाल था वो आपको 455 से 467 ईस्वी था। ठीक है, तो इसी के समय में क्या हुआ था कि हुनों का आक्रमण शुरू हुआ था। हुन जो थे विदेशी थे और इसी के समय में हुनों का आक्रमण जो था वो शुरू हुआ था। तो कभी कभी क्या होता है कि हुन शासकों का मतलब क्या कहते हैं नाम पूछ देता है। तो भारत पर आक्रमण करने वाला जो पहला हुन आक्रमणकारी था उसका नाम था खुश नवाज। ठीक है, आपको याद रखना है कि पहला हुन शासक कौन था? तो उसका नाम था खुश नवाज। ठीक है, नवाज। दूसरा जो था वो आपको तोरमान था। ठीक है, और तीसरा जो था वो आपको मिहिर कुल था। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होते हैं कि एग्जामिनर क्वेश्चन को अगर घुमाते हैं तो उसमें क्या होते हैं कि कुछ टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो भारत में पहला हुन शासक जो था खुश नवाज जिसने आक्रमण किया था, उसके बाद सबसे सफल जो रहा तोरमान रहा, उसके बाद आपको मिहिर कुल रहा। तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही क्या हुआ था कि
आपको हुनों का आक्रमण जो था भारत में शुरू हुआ था, ठीक है, जिसकी जानकारी हमें जूनागढ़ और भित्री स्तंभ लेख से मिलती है। मतलब कि ऐसा कहा जाता है स्कंदगुप्त के बारे में कि वह मतलब कि एशिया ही नहीं, यूरोप ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का प्रथम ऐसा शासक था जिसने क्या किया था कि हुनों को पराजित किया था, ठीक है। तो स्कंदगुप्त के बारे में इन्हीं चीजों को पूछा जाता है। तो सबसे पहले स्कंदगुप्त का शासनकाल 455 से 467 ईस्वी, हुनों का आक्रमण जो था स्कंदगुप्त के समय ही शुरू हुआ था, जिसमें कुछ हुन शासक का नाम जान लीजिए, खुशनवाज, तोरमान, मिहिरकुल, ठीक है। और हुनों को क्या हुआ था कि स्कंदगुप्त ने हराया था, इसकी जानकारी जो है हमें कहां से मिलती है, तो जूनागढ़ और भित्री स्तंभ लेख से मिलती है। आइए अब हम बात करते हैं गुप्तकालीन मंदिर की, ठीक है, क्योंकि गुप्तकालीन मंदिर से कई सारे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। यानी कि मंदिर निर्माण की जो शैली थी उसका विकास जो लगभग हुआ था वो आपको गुप्त काल में हुआ था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरन का विष्णु मंदिर, जो कि आपको मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तिगवा का विष्णु मंदिर जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला में स्थित है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये भी आपको अजयगढ़ पन्ना जिला में है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर है घुमरा का शिव मंदिर, सतना मध्य प्रदेश में है। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि आपको ललितपुर उत्तर प्रदेश में। तो गुप्त काल में बनने वाला जो पहला मंदिर था ना, वो आपको देवगढ़ का दशावतार मंदिर ही था। और यह बहुत ही VVI क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है कि दशावतार मंदिर जो है कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। और यह गुप्त काल में बनने वाला क्या था कि पहला मंदिर था। उसके बाद है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, जो कि आपको रायपुर छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो देखिए, तो गुप्त काल में बनने वाले प्रमुख मंदिरों में हम चर्चा किसका किया है, एरन का विष्णु मंदिर, तिरवा का विष्णु मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, घुमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हम क्या किए हैं कि गुप्त साम्राज्य से संबंधित कुछ तथ्य जो था हमारा उसके बारे में हम जाने हैं। तो दोस्तों अगर इस टॉपिक से आपको अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।